हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित साइंस का यह अगला प्रैक्टिस सेट लाए हैं। इसमें हम लोग 20 महत्वपूर्ण साइंस ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। आइए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन परबल अम्ल है। तो अम्ल जब हम लोग पढ़ते हैं, अम्ल का पीएच मान जो है वो 0 से लेकर के 7 से पहले तक यानी 6.9 तक हम लोग कह सकते होता है। क्योंकि 7 का जो पीएच होता है वो उदासीन विलयन का होता है। यहाँ पर जिस विलयन का पीएच मान जितना कम होगा यानी 0 वो सबसे प्रबल होगा, 0.1 वाला उससे ज़्यादा उससे कम प्रबल होगा, करते करते 6.9 जिसका पीएच होगा वो सबसे कम प्रबल अम्ल होता है। तो प्रबल अम्ल उसको बोलते हैं जो जल में घुलकर ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। यह आर्हेनियस का ये है। आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दें। तो जो जल में घुलकर जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा वो उतना प्रबल अम्ल कहलाएगा। यहाँ पर हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, यह प्रबल अम्ल है। यानी यह जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा। और इसी सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका जो सूत्र होता है अनुसूत्र H2SO4, इसका इस्तेमाल जो है बैटरी के पानी के रूप में किया जाता है। बाकी अम्ल का इस्तेमाल तो हम लोग खाने में करते हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल है दही के रूप में खाते हैं, या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसे भी हम लोग जो टमाटर वगैरह में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल है, यह लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो यही कारण है कि चींटी वगैरह अगर हमें कहीं पर डंक मार देती है तो वहाँ पर एक हल्का सा सूजन आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे स्क्रीन पर कि सभी अम्लों में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों अभी हम पिछले प्रश्न में आपको बताए हैं कि अर्हेनियस का जो अर्हेनियस महोदय ने अपना ये दिया था, उनके मुताबिक क्या था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अर्थात अम्ल सभी अम्लों में जो है हाइड्रोजन पाया जाएगा। यानी दूसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सवाल नंबर 3 है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। यानी प्राकृतिक रूप से हम लोग एसिटिक अम्ल को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो एसिटिक अम्ल जो है यह मुख्य रूप से सिरका में पाया जाता है, अर्थात सिरके से हम लोग को एसिटिक अम्ल की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोले आपको, सिट्रिक अम्ल संतरा में, एसिटिक अम्ल सिरका में, टार्ट्रिक अम्ल इमली में और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। जी अभी हम आपको पिछले प्रश्न में बताए हैं, तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें उन प्रश्नों का उत्तर भी पहले कमेंट करके बता सकते हैं जो प्रश्न का उत्तर आप हमसे पहले कर पाते हैं, ताकि इससे यह जानकारी लगे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। फिर हमें आसानी होगी आपको प्रश्नों का सेट प्रोवाइड कराने में। सवाल नंबर 4 है कि टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो अभी पिछले प्रश्न में आपको बताए हैं कि यह इमली में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल दही में, लैक्टिक अम्ल और सिरका में, एसिटिक अम्ल याद रखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में आए तो छूटना नहीं चाहिए। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, दही में कौन सा है, तो दही में है लैक्टिक अम्ल, और सिरका में कौन सा है, तो सिरका में है एसिटिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे आमाशय में भी पाया जाता है, HCl एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न को क्या कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH क्या है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक अम्ल है और एक भस्म है। तो अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करती है तो उसके पश्चात लवण बनता है, अर्थात वो लवण बनेगा जो कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ पर लवण क्या बनेगा, NaCl सोडियम और क्लोरीन का आपस में, और हाइड्रोजन जो है +H2O हो जाएगा, जल के रूप में अलग निकल जाएगा।
तो यहाँ पर जो है ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड लवण बनता है। ऑप्शन नंबर बी 5वां नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने का सोडा का सोडियम कार्बोनेट के नाम से हम लोग जो जानते हैं उसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 10H2O। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां है हमारे स्क्रीन पर कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो यह जानते हैं दोस्तों कि श्वेत प्रकाश की जो किरण है, सूर्य के प्रकाश की जो श्वेत किरणें हैं, यह टोटल 7 रंगों का मिश्रण है। कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का, जिसमें बैगनी, पी नाला यानी बैगनी, जामुनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला और लाल होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो बैगनी रंग का होता है, वायलेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। और सबसे कम जो विचलन होता है वह होता है लाल रंग का, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को क्या कहते हैं। तो आँख का प्राकृतिक रूप से वह गुण, इस गुण के लिए हम लोग चश्मे का इस्तेमाल नहीं करें, प्राकृतिक गुण रूप से वह गुण जिसमें क्या होगा कि हम लोग जो है आँख को देख सकते हैं, यानी साफ साफ देख सकते हैं अपने उस निकटतम या दूर की स्थिति को, तो उसको कहते हैं समंजन क्षमता यानी एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। समंजन क्षमता आँख का वह गुण है जिससे आँख जो है अपने फोकस दूरी को घटा बढ़ा करके दूर और करीब की वस्तु को आसानी से देख लेता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जी हाँ, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का जो उपचार है वह बाईफोकल लेंस, यानी वैसे कंडीशन में जरा दूरदर्शिता से पीड़ित जो व्यक्ति होगा उसे निकट की वस्तु को देखने में भी परेशानी होगी और दूर स्थित वस्तु को देखने में भी परेशानी होगी। ऐसे कंडीशन में जो है उनके चश्मे में बाईफोकल लेंस यानी अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंस को इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वैसे व्यक्ति का उपचार संभव हो पाता है। सवाल नंबर 10 है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग किस प्रकार का प्रतीत होता है। जी हाँ, चंद्रमा पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा है और फिर वह अगर अपना आकाश का रंग देखना चाहता है तो उसे आकाश का रंग जैसे पृथ्वी पर से नीला दिखाई पड़ता है वैसा न दिख करके कैसा दिखता है, काला दिखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है, यहाँ पर हवा उपस्थित है, पानी है, यही कारण है कि जो है श्वेत प्रकाश की किरण जब आती है तो उसका प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन के कारण जो है ये अलग अलग रंगों में वो विभाजित हो जाती है और उससे जो है हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन यही चीज़ चंद्रमा पर नहीं हो पाता है क्योंकि चंद्रमा पर किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर सब कुछ हमें काला दिखता है। 10 प्रश्नों को अभी कंप्लीट किए हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 11 है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। यानी यहाँ पर हम लोग को W निकालना है, तो W इज होता है यानी वोल्टेज गुने जो है चार्ज, तो V इंटू क्यू कह सकते हैं हम लोग, वोल्टेज इंटू चार्ज। तो यहाँ पर 12 गुने 2 यानी 24 जूल जो है कार्य संभव हो पाएगा, चूँकि काम का जो इकाई है वह जूल है और यहाँ पर 12 वोल्ट विभवांतर है, वोल्टेज है और 2 कूलम जो है आवेश है। कूलम के लिए C इस्तेमाल होता है, यहाँ पर Q चार्ज के लिए है। तो 12 गुने 2 ये यानी 24 जूल काम हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सवाल नंबर 12 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। जी हाँ, विद्युत धारा जिस युक्ति से उत्पन्न होता है उसे किस नाम से जानते हैं,
तो हम सभी बच्चे इस प्रश्न को सही उत्तर कर सकते हैं कि जनरेटर के सहायता से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। हम चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं, इसलिए हम यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल्स नहीं बता सकते हैं। अभी आप इतना जानिए कि जनरेटर जो है यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बाकी इसका फुल डिस्क्रिप्शन हम अलग से क्लास में बताएंगे कि जनरेटर का किस प्रकार से उसका आर्मेचर होता है और किस तरह से वो मूव करता है और फिर उस पर जो है ये विद्युत कैसे उसमें उत्पन्न होती है। तो ये सारा जो है अलग जब जनरेटर का हम लोग ये पढ़ेंगे उसका पूरा, तो फिर उसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनरेटर है। जनरेटर का काम क्या है, तो वो जो है यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है और इसी का उल्टा करता है मोटर। मोटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। यही कारण है कि मोटर की सहायता से जो है अन्य कार्य दिया जाता है, मशीन चलाया जाता है, उसके बाद जो है बहुत सारे पानी ऊपर पहुंचाया जाता है, बहुत सारे ऐसे काम लिए जाते हैं। सवाल नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। वोल्टेज यानी धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच कौन सा संबंध सही है, तो V = यानी वोल्टेज बराबर जो होता है वो विद्युत धारा और इंटू प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध होता है, अर्थात V = IR होगा। 13 का ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित कर सकती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिस पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से यानी स्वतंत्र रूप से बिना किसी डिस्टर्बेंस के प्रवाहित हो सकती है उसे विद्युत का चालक कहते हैं। जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, चांदी है, ये सभी विद्युत के सुचालक हैं। लेकिन जिसमें बिल्कुल नहीं प्रवाहित हो सकता वो कुचालक हो जाएगा, इंग्लिश में उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। और जो विद्युत को कमरे के ताप पर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर तापमान में परिवर्तन करते हैं तो उससे होकर के अगर विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है तो उसको कहा जाता है अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, अक्सर प्रश्न बनते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है यह अर्धचालक के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है कि विद्युत चुंबक बनाने में इनमें से किनका इस्तेमाल होता है। जी हाँ, विद्युत चुंबक का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि विद्युत चुंबक का निर्माण नर्म लोहे की सहायता से हो, अर्थात ऑप्शन ए। 15वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर के रूप में ऑप्शन ए जाना जाएगा। सवाल नंबर 16 है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो पादप में दो प्रमुख उत्तक होते हैं जिन्हें हम लोग जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। जाइलम का कार्य होता है कि जड़ से पानी को तना होते हुए पत्ती तक पहुंचाने का कार्य जो है यह जाइलम करता है। जड़ से पानी को सोख करके तना होते हुए पत्ती तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। फ्लोएम का काम क्या है कि पत्ती में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन तैयार हो जाता है तो फिर उस भोजन को संवाहक का काम करता है, यानी उस भोजन को अलग अलग हिस्सों में, तना में, टहनी में, जड़ में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। याद रखिएगा ऑप्शन बी ए करेक्ट आंसर होगा कि फ्लोएम जो है वह भोजन का संवाहक है। सवाल नंबर 17 है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, वृक्क यानी किडनी के जो संरचनात्मक है, कंस्ट्रक्टिव एवं जो उसका फंक्शनल ये है यूनिट है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 18 है कि स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है। तो जो स्वपोषी होते हैं यानी जैसे हरे पेड़ पौधे जो है जो स्वपोषी हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए अन्य किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि आवश्यक नहीं है। तो उनके लिए जल की आवश्यकता है, उनके लिए सौर प्रकाश की आवश्यकता है, उनके लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है, लेकिन उनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया होकर के वहाँ ग्लूकोज का निर्माण हो पाता है, तो उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ऑप्शन ए 18वां का सही उत्तर हो जाएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या रहती है
तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद 2 नीलय। सवाल नंबर 20 है कि स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। तो स्वाद कलिकाएं जो है यह मनुष्य के जीभ के यानी जबान के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी हम लोग कवर किए हैं, जो कि इस आने वाले परीक्षा में बहुत आपको लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए चलते चलते आपको एक बार फिर से धन्यवाद, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो अपना एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।